हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 12th पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। सी, दिस इज द बुक सेकंड ऑफ योर सिलेबस जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। तो इसको हम लोग इसका वेरी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, राइट, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स भी ऐड अप हुए हैं और कुछ ओल्ड भी है। तो जहाँ से भी जो भी मटेरियल मुझे आप लोगों के लिए बेस्ट लगेगा वो मैं लेकर आऊँगी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया। तो आपको इस चीज़ के बारे में तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरी जो बुक है ना, ये पूरी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स दे रखी है राइट फ्रॉम जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 से लेकर प्रेजेंट डे तक, यानी कि 2022 तक। तो आई होप अगर आप इसको सेम सीरीज में करेंगे तो आप को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आपका सिलेबस है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो हम कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस ऑलरेडी अपलोडेड है। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, वेरी अपडेटेड वन विद ऑल द न्यू टॉपिक्स एडेड, ये है। आज हम लोग करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम इस पार्ट में नेशन एंड नेशन बिल्डिंग वाला टॉपिक करने वाले हैं एंड फर्दर आने वाले 5 पार्ट्स में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं क्योंकि आपकी बुक बहुत ही सबसे पहली बुक है, राइट। तो इस बुक में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सब जानते हैं 1947 में हम लोगों को फ्रीडम मिला था। उस फ्रीडम में जो है कुछ चैलेंजेस आए थे, क्योंकि जब भी कोई कंट्री फ्री होती है उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उस तरीके से इंडिया के पास भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे, तो ये उसी के बारे में है, ठीक है। फ्रीडम हमें मिला था तो आप लोगों को पता होगा फ्रीडम इजिली नहीं मिला था। विद द फ्रीडम हमने पार्टीशन जो है फेस किया है, और पार्टीशन रिलेटेड बहुत सारा वायलेंस, लोगों का डिस्प्लेसमेंट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, ये सब, और सेक्युलर, फिर भी हम लोग सेक्युलर इंडिया रहे। प्लस क्या प्रॉब्लम आई प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड एंड ऑल, हम लोग इसको करने वाले हैं। तो जो है यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इंडिया की, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू मॉडर्न इंडिया। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं स्टोरी सेशन में आपको पूरा करवाने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर समवन जो कि जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ऑर्डर में कीजिएगा, यू विल गेट वेरी मच बेनिफिट। सो ये आपको फर्स्ट पेज पे पिक्चर दे रखी है, आप देखिए यहाँ पर इंडिया का फ्लैग है और ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ये क्या दिखा रहा है, ये कहाँ की है, ये कोलकाता की है 1947 की, जब सारा जो कम्युनल वायलेंस था आफ्टर पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस खत्म हो गया था। एंड जो फ्लैग्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो जो है साथ में पेट्रोलिंग चल रही है सिटी में। तो ये बहुत ही रेयर फोटोग्राफ है कि जो है इंडियंस एज वेल एज पाकिस्तान के लोग बहुत ही खुशी से, जॉय से करें। अदरवाइज पार्टीशन की बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी ही थी, बहुत ज़्यादा दुख था जब हमारा जो है इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा मर्डर्स हुए थे। तो यस, उसमें ये एक रेयर फोटो हमें देखने को मिल रही है। ये क्या है देखिए, ये कौन है, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये इंडियन फ्लैग है। और ये क्या कर रहे हैं, ये रेड फोर्ट पर खड़े हैं। ये 15 अगस्त 1947, द डे ऑन विच वी गॉट फाइनली द इंडिपेंडेंस, ये उस दिन की तस्वीर है। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपनी फेमस स्पीच दे रहे हैं जिसका नाम था टेरिस्ट विद द डेस्टिनी। टेरिस्ट मीन्स एक मीटिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पर हम अपनी किस्मतों से मिले हैं, है ना, जहाँ पर किस्मतें मिली हैं। टेस्ट विद डेस्टिनी, आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारी और जो है स्पीचेस टेस्ट विद द डेस्टिनी के हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बट ये पिक्चर से आपसे पूछ सकते हैं, और बहुत ही फेमस स्पीच है टेस्ट विद द डेस्टिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है कि टेस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया, कब दिया, जब हम पहली बार इंडिपेंडेंस डे हमारा आया था, तब उन्होंने दिया था 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पर देखिए आप, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये न्यूज़पेपर्स में उस टाइम द हिंदुस्तान टाइम्स है 19 जुलाई 1947 में। तो ऐसी चीज़ें छप रही थी, राइट। बट जब हम आज़ाद हुए तो हमने 3 मेन चैलेंजेस किए एंड मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आ जाइए कि 3 मेन चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हेन दे गेट इंडिपेंडेंस, तो ये 3 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला है चैलेंज ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन। सबसे पहला चैलेंज जो हमने इंडिपेंडेंस होते ही हमारे ऊपर आया वो था इंडिया की यूनिटी कैसे बनाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम लोग अलग, क्योंकि आते ही हमारी यूनिटी पर
डेंजर आ गया था। इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी अलग हो रहे थे, है ना, प्लस एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे रिलीजन के लोग हैं, इतने सारे कल्चर के लोग हैं, तो ऐसा ही जनरली माना जाता है कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो वो तो यूनाइटेड रह ही नहीं सकते, राइट। तो यही था पार्टीशन जो है, जो हमारा हुआ, इससे और ज़्यादा हमारा फियर जो है यूनिटी को लेकर, क्योंकि हमने पार्टीशन फेस किया था जिसमें इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी अलग हो चुके थे और इतने सारे कल्चर लैंग्वेज के लोग हैं, तो वो ऑब्वियसली वी हैड अ फियर बैक इन अवर माइंड। देयर वर द क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट, कि कैसे होगा इंटीग्रेशन, इन सारे अलग अलग लोगों को कैसे मिलाया जाए। तो सबसे पहला चैलेंज ऑफ यूनिटी है, और इस चैप्टर में हम लोग चैलेंज ऑफ यूनिटी ऑफ नेशन को ही इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, बाकी दो चैलेंजेस को नहीं। दूसरा है हमारा चैलेंज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो अब यूनिटी हमने मेंटेन कर ली, दूसरा चैलेंज हमारे पास ये था कि कैसे हमने डेमोक्रेसी, हमने डिसाइड तो कर लिया, डेमोक्रेसी ले लिया। डेमोक्रेसी लेना आसान है लेकिन उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पहले डेमोक्रेसी रही थी लेकिन अब आज वो डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज देयर, है ना। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमें वोट दिया है टू एवरी सिटीजन, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है, लेकिन फिर भी मेन बात क्या होती है, आपने लॉज रूल्स लिखने से कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस, उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्या वो डेमोक्रेटिकली हम लोग चीज़ें कर भी रहे हैं या सिर्फ ऑन द पेपर्स पड़ा है, राइट। तीसरा चैलेंज था चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है, हमने बहुत कुछ बना लिया, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट फॉर ऑल है, यानी कि ऑल दोज सेक्शंस, सिर्फ कुछ सेक्शंस का नहीं बल्कि सभी सेक्शंस का डेवलपमेंट, है ना, मार्जिनलाइज सेक्शंस का डेवलपमेंट, सभी लोगों का डेवलपमेंट, सोशली डिसएडवांटेज्ड लोगों का डेवलपमेंट। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया है ना। लेकिन रियल चैलेंज ये है कि कैसे हम पॉवर्टी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जिसमें सब जुड़े। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर था। जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज। अब आप ये देख लीजिए, ये स्टैम्प्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये स्टैम्प्स जो है वो 1950 में पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे जब हमने बनाया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप एक हिंट ले लीजिएगा, ये रिपब्लिक डे का है, राइट। कुछ भी हिंट बनाइए, ठीक है। So this is theirs. Postage 12 अन्नाज, 4 अन्नाज, 2 अन्नाज। तो उस टाइम पे अन्नाज थे, रुपीज़ नहीं। तो ये देखिए इनॉग्रेशन इनका कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। तो क्या ये इमेजेस क्या बताती है अबाउट द चैलेंज टू द न्यू रिपब्लिक। देखिए ये बता रही है डेफिनेटली चैलेंज न्यू रिपब्लिक का। फर्स्ट वाले में इट इज़ टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों ने अपने फ्लैग्स ले रखे हैं, देयर इज एन अवेयरनेस काइंड ऑफ अ थिंग। Second में they are talking about the food security, something related to the agricultural sector. And the third they are talking about the spinning, या फिर कह सकते हैं कि गांधी जी जो है वो स्पिन या चरखा यूज़ करते थे। तो दैट इज द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ वी कैन से आत्मनिर्भर भारत या मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, राइट। सो अगर आपको डिज़ाइन करने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा डिज़ाइन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा फ्रीडम हुआ था तो एक ये पोएम है द डॉन ऑफ द फ्रीडम। ये जो है आपकी पोएम्स आएंगी लेकिन ओनली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आएंगी और इसके अलावा आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। ये जो है डॉन ऑफ द फ्रीडम किसने लिखी है, फेज़ अहमद फेज़ ने। तो एफ फॉर फ्रीडम, एफ फॉर फेज़, अहमद फेज़। थोड़ा सा याद कीजिएगा। दिस स्टार्ड मार्ड ब्राइटनेस, द बाइटन बाय नाइट dawn, the one that was awaited surely, this is not that dawn, this is not that dawn, yearning for which had we set out the friends hoping to find sometime somewhere the final destination of stars in the wilderness of the sky. Somewhere at least must be a shore for the languid waves of the night, somewhere at least must anchor the sad boat of heart. तो ये फैज़ अहमद खान जो है ये बेसिकली सियालकोट में बॉर्न है, ये पाकिस्तान में रहे हैं। आफ्टर पार्टीशन ये पाकिस्तान के अंदर गए थे, पार्टीशन में चॉइस दी गई थी इंडिया और पाकिस्तान, सो ही वाज इन द पाकिस्तान एंड उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी है। तो ये उन्हीं के बारे में है, द डॉन ऑफ द फ्रीडम पे ये उन्होंने बोला है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सोचा था कि हमें फ्रीडम मिलेगी उस तरीके से नहीं मिली। पार्टीशन हुआ, वायलेंस हुआ, उसके बाद हमें मिली। वी हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर इट। ये मोहम्मद अली जिन्ना है, वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कराची में, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है सबसे पहले बने थे एज अ हेड ऑफ द पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है
सारे लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि देखिए किसमें फैक्शंस नहीं होते हैं। मुस्लिम्स में अपने आप में पठान्स हैं, पंजाबीज़ हैं, शिया हैं, सुन्नीज़ हैं, और वहीं हिंदूज़ में भी ब्राह्मण, वैश्य, खत्रीज़, बंगालीज़, मद्रासीज़ हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में आएगा, जो भी पाकिस्तान कंट्री का है, उस पर कोई भी इम्पोजिशन नहीं लगाई जाएगी, कोई भी रिलीजन या कास्ट फीड से हो, सबको राइट मिलेगा कि वो अपने अपने टेम्पल्स को ज्वाइन कर पाएँ। ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अब टुडे आई कॉल द वारिस शाह, ये किसकी पोएम है? अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम के बारे में डिटेल आपको दिख जाएगी। ये एक पंजाबी पोइट है, फिक्शन राइटर हैं, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। आफ्टर पार्टीशन ये दिल्ली में रहती थी, एंड बहुत अच्छा इन्होंने भी लिखा है। टुडे आई कॉल द वारिस शाह, speak from your grave and turn to read the book of love, next affectionate page. Once a daughter of Punjab cried and you wrote a wheeling saga. Today a million daughters cry to you, Waris Shah. Rise, O narrator of this grieving rise, look at your Punjab. Right. तो ये जो है एक्चुअली में ये पोएम जो है पार्टीशन के हॉरर्स को दिखाती हुई लिखी गई है कि जो पार्टीशन हुआ था एक्चुअली में पंजाब के अंदर पूरी लाशें बिछी हुई हैं, ठीक है। बोल रही है कि किसी ने पॉइजन, ऐसा लगता है किसी ने पॉइजन मिला दिया है 5 रिवर्स को। पंजाब जिसको 5 आबों का देश बोलते हैं ना, 5 रिवर्स, द प्लेस वेयर 5 रिवर्स मीट। सो यस, द स्काई इज टर्निंग रेड। तो ये वही बता रही है जो भी हॉरर्स हुए थे पार्टीशन के, उसको हाईलाइट करना चाहती हैं। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जो कि है चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखते हुए बोल रहे हैं कि हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटी भी है बहुत सारी लार्ज नंबर्स में, एंड नॉन मुस्लिम्स ने पाकिस्तान में हमारे नॉन मुस्लिम्स के साथ किया, हमें उसे भूलकर जो है सिविलाइज्ड मैनर में जो है जितने भी माइनॉरिटीज़ हमारी कंट्री में उन्हें जो है रहने देना चाहिए। एंड सो बेसिकली ये सेक्युलरिज्म की अपील कर रहे हैं कि ठीक है, अब जो भी मुस्लिम्स हैं हम उन्हें इक्वली ट्रीट करें, उनके अगेंस्ट जो है व्यवहार ना करें। सो दिस वॉज दी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आई नो कि शॉर्ट है, लेकिन बिकॉज सारी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा थी, दैट इज़ वाई जो है थोड़ा सा टाइम लग गया। इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विल सून मीट अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। सो या, टेक केयर।